हेलो दोस्तों, मैं करण सिंह आपका ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे स्वागत करता हूं। आज हम लोग थोड़ा से हड़प्पा सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे, हड़प्पा सभ्यता के बारे में जानेंगे। एक्चुअली हिस्ट्री सब्जेक्ट लूंगा और क्रम से हम लोग सब पढ़ेंगे, लेकिन आज थोड़ा से पहले हड़प्पा सभ्यता चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, फिर उसको पढ़ेंगे, तब फिर आगे हम लोग कि हम लोग थोड़ा से ओरिजिन के बारे में जान लें कि हड़प्पा सभ्यता का ओरिजिन कैसे क्या हुआ है। फिर उसके बाद जैसे हड़प्पा सभ्यता कहाँ तक, तो पहले हड़प्पा सभ्यता आज हम लोग स्टार्ट करेंगे। हड़प्पा सभ्यता कैसे हुई, तो पहले सबसे पहले इसका हम लोग खोज को जाने। हड़प्पा सभ्यता आज के समय में कहा जाए तो आज से ये 5000 ईसा पूर्व पहले की सभ्यता थी। और जो प्राचीनतम 4 सभ्यताएं थी, यानी नील नदी की सभ्यता और मेसोपोटामिया की सभ्यता और चीन की सभ्यता, उनकी समकालीन सभ्यता थी। और ये प्रकाश में इसके आने के बाद जैसे 1000 साल पीछे चला गया। पहले हम लोग वैदिक सभ्यता से हिस्ट्री पढ़ते थे, अब हड़प्पा सभ्यता से पढ़ने लगे, फिर अब तो आदिकालीन इतिहास तक, प्रागैतिहासिक काल तक हमारा पूरा हिस्ट्री पहुंच गया है। जैसे इसका पता कैसे चला और कैसे ये सभ्यता उभर करके आई, फिर प्रकाश में आई, इसके बारे में पहले पढ़ेंगे, फिर आगे हम लोग बढ़ेंगे। जैसे सर्वप्रथम 1826 ईस्वी में चार्ल्स हड़प्पा सभ्यता के या हड़प्पा के टीले के बारे में लिखा था। ये इनकी बुक्स जो है प्रकाशित हुई 1842 में, सभ्यता प्रकाश में पहली बार आई, इसके बारे में कुछ लिखा गया। फिर 1853 से लेकर के 1856 के बीच में लाहौर रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी। कराची से लाहौर रेलवे लाइन बिछाए जाने के क्रम में एक हड़प्पा का टीला प्राप्त हुआ, जो उसमें के जो इंजीनियर थे, तो सर्वेयर इंजीनियर विलियम ब्रंटन, तो विलियम ब्रंटन को वहां से कुछ पुरा वस्तुएं प्राप्त हुई और इन्होंने उन पुरा वस्तुओं को किसके पास भेजा, तो अलेक्जेंडर कनिंघम साहब, जो उस समय के सर्वेयर थे पुरातत्व विभाग के, उनके पास भेजा। और अलेक्जेंडर कनिंघम साहब ने 2 बार 1853-56 बीच में 2 बार हड़प्पा का दौरा किया, लेकिन उन्होंने इसके सभ्यता के महत्व को नहीं समझ पाए। और इन्होंने बताया कि ज्यादा से ज्यादा ये 300 से 400 वर्ष पुराना टीला है, कोई राजाओं का या रसन टीला है। इस सभ्यता के बारे में स्पष्ट जानकारी उनको नहीं हो पाई, न तो उसके महत्व को समझ पाए। यही की बात हो गई। और फिर 1904 में भारतीय पुरातत्व अधिनियम लाया गया। भारतीय पुरातत्व अधिनियम, जब भारतीय पुरातत्व अधिनियम लाया गया, इसी के तहत 1905 में भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना हुई। जब भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना हुई 1905 में, भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना हुई और इसमें एक जनरल महानिदेशक का पद सृजित किया गया। और फिर इसके बाद ही 1919-20 में इसके जनरल यानी महानिदेशक बने कौन, तो सर जॉन मार्शल। तो 1919-20 में सर जॉन मार्शल महानिदेशक बने पुरातत्व विभाग के। और इन्होंने 1921 ईस्वी में हड़प्पा के उत्खनन के लिए दयाराम साहनी के नेतृत्व में एक टीम भेजी। दूसरी टीम 1922 ईस्वी में मोहनजोदड़ो के उत्खनन के लिए राखाल दास बनर्जी साहब के नेतृत्व में भेजी। राखाल दास
बनर्जी के नेतृत्व में भेजी। और इन दोनों ने इन सभ्यताओं के बारे में, जैसे हड़प्पा के टीले उत्खनन करके दयाराम साहनी साहब ने फिर इसका पूरा विवरण दिया, और 1922 में मोहनजोदड़ो का उत्खनन कर उसकी खोज करके टीले का पूरा पता लगा किसने। इसके बाद ही 1923 से लेकर के 1924 तक व्यापक इसका उत्खनन, 1923 से 1924 तक सभ्यता का व्यापक उत्खनन करवाया गया। जब इसका व्यापक उत्खनन हुआ, इसके बाद ही इन दोनों ने फिर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, और राखालदास बनर्जी और दयाराम साहनी साहब के नेतृत्व में जो टीम गठित की गई थी, उनकी रिपोर्ट फिर जब इन्होंने प्रस्तुत की, इन्हीं की रिपोर्ट के आधार पर 1924 ईस्वी में ये सभ्यता प्रकाश में आई। विधिवत इसकी घोषणा 1924 ईस्वी में सर जॉन मार्शल ने विधिवत इस सभ्यता की घोषणा की, और इन्होंने बताया, सर जॉन मार्शल साहब ने, कि लगभग 5000 वर्ष पुरानी सभ्यता है, लगभग 5000 वर्ष पुरानी सभ्यता है। तब ये जब ये सभ्यता, यही सब हमारी जो पूरा हमारा इतिहास था, जो हम लोग अभी तो वैदिक संस्कृति पढ़ रहे थे, वैदिक सभ्यता से, वो पूरा हमारा इतिहास कितने साल पीछे चला गया? 2000 साल पीछे चला गया। अब जब इसका उत्खनन हुआ, इसके बाद ही अब समस्या किस चीज की आई? इसके नामकरण की। इसका नामकरण क्या है, इसकी तिथि निर्धारण की जाने लगी, और विभिन्न इतिहासकारों ने सबने अलग अलग अपना अपना तिथि निर्धारण संबंधी मत दिया। जैसे सब लोगों ने अलग अलग अपना जो तिथि निर्धारण संबंधी मत दिया, इनमें सबसे कहा जाए, सर्वप्रथम सर जॉन मार्शल साहब ने, जो इन्होंने बताया कि सभ्यता लगभग 5000 पुरानी थी, तो इन्होंने ये बताया कि ये सभ्यता का जो काल था, पहले तो हम लोग इसका काल निर्धारण पे आ जाए, या इसी का तिथि निर्धारण, काल निर्धारण या हड़प्पा सभ्यता का तिथि निर्धारण। अब इसी सभ्यता के बारे में बताया कि ये सभ्यता जो है, सर जॉन मार्शल साहब के अनुसार, सर जॉन मार्शल ने बताया कि यह सभ्यता 3250 ईसा पूर्व से 3250 ईसा पूर्व 2750 ईसा पूर्व तक 2750 ईसा पूर्व तक क्या इसका काल निर्धारण की तिथि स्वयं विकसित सभ्यता के रूप में थी। वहीं जैसे ओल्ड एनसीईआरटी है, एनसीईआरटी, इसके अनुसार ही बताया गया कि जो 2500 से, जैसे ओल्ड एनसीईआरटी में 2500 ईसा पूर्व से लेकर के जो 1800 ईसा पूर्व तक इसका डेट दिया गया है। एनसीईआरटी, ओल्ड एनसीईआरटी की इसलिए बात कर रहा हूँ, यूपीएससी हो रहा है, यहाँ पे सब उसी के डेट को सही मानते हैं, इसलिए हम उसी बात कर रहे हैं। ओल्ड एनसीईआरटी में जो इसका 2500, वहीं पास जैसे जो हमारी कहा जाए जो सबसे सर्वमान्य और प्रमाणिक तिथि है, वो कार्बन डेटिंग है, या कार्बन जो तिथि, तो कार्बन डेटिंग जो तिथि है, तो ये कार्बन डेटिंग तिथि में जो एग्जैक्ट एक्चुअली ये 2300 ईसा पूर्व से लेकर के 1750 ईसा पूर्व तक, यही कार्बन जो तिथि है, यानी C14 तिथि, यही सर्वाधिक प्रमाणिक और सर्वाधिक मान्य तिथि मानी जाती है। सर्वाधिक प्रामाणिक और सर्वमान्य तिथि, इसी को सर्वमान्य तिथि से। इसके अलावा जैसे मॉन्टिमर व्हीलर साहब, मैके साहब, अनेक बहुत गार्डन चार्ल्स साहब, अनेक इतिहास अलग अलग अपना तिथि संबंधित मत दिया है। लेकिन जैसे हमको थोड़ा सा जानना है कि जो ये तिथि जो तीन ही याद रखनी है आपको, कि तीन तिथि अक्सर आपसे एग्जाम में सब पूछी जाती है, इसलिए इनको तीनों को हमको याद रखना है। नेक्स्ट आ जाए हमको कि हड़प्पा सभ्यता का जो नामकरण, कैसे क्या नाम इसका, तो हड़प्पा सभ्यता का जो नामकरण किया गया, क्योंकि सबसे पहला स्थल कौन सा प्रकाश में आया, तो हड़प्पा, तो सबसे पहला स्थल इसका नाम हड़प्पा सभ्यता कर दिया गया, क्योंकि हड़प्पा जो स्थल था ये सर्वप्रथम प्रकाश में आया था। इसके बाद फिर जब उत्खनन होते गए तो सिंधु नदी घाटी के विभिन्न क्षेत्रों में और सारे स्थल सब प्रकाश में आए, इसीलिए इसको जब सिंधु नदी घाटी के क्षेत्र में प्रकाश में आए, इसका नाम क्या कर, सिंधु घाटी की
सभ्यता, इसका नाम सिंधु घाटी सभ्यता कर दिया गया। और आनंद होते रहे और बहुत सारे सब स्थल प्रकाश में आए जो सिंधु नदी घाटी के क्षेत्र से बाहर थे, तो लेकिन अब इसका नाम कुछ घाटी सभ्यता, इसीलिए इसका नाम पुनः क्या कर दिया गया, हड़प्पा सभ्यता, इसका पुनः नाम कर दिया गया, इसका पुनः नाम कर दिया गया। इसके बाद एक्चुअली हड़प्पा के जो लोग थे, हड़प्पाई लोग, ये तांबे और पत्थर, ताम्र और पत्थर यानी पाषाण दोनों के औजार उपयोग करते थे, इसलिए इसको ताम्र पाषाणिक सभ्यता भी कहा जाता है। ताम्र पाषाणिक सभ्यता भी इसको कहा गया। साथ ही जैसे लोग थे, ये तांबा और टिन मिला करके ब्रांज बनाते थे, तांबा और टिन मिलाकर के क्या बनाते थे, ब्रांच, इसीलिए इसको कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है, कांस्य युगीन भी कहा जाता है। और एक्चुअली यहाँ का जो हड़प्पा सभ्यता पूरा जो इतिहास लिखा गया है या इसके बारे में अभी तक हम लोग जो जानते हैं, तो यहाँ सिर्फ पुरातात्विक साक्ष्यों के आधार पर ही इसकी जानकारी, एकमात्र स्रोत हमारे पास क्या है, पुरातत्व है, क्योंकि अभी तक हड़प्पा की लिपि पढ़ी नहीं जा सकी है। तो हड़प्पा के कारण इसको सिर्फ पुरातात्विक साक्ष्यों के आधार पर इतिहास लिखा गया है, इसीलिए इसको आद्य ऐतिहासिक सभ्यता भी कहा जाता है, आद्य ऐतिहासिक सभ्यता भी कहते हैं। और ये विश्व की प्रथम भारत की प्रथम ये नगरीय सभ्यता थी, विश्व नहीं, विश्व में तो और भी नगरीय में सभ्यता भी थी, लेकिन ये भारत की प्रथम नगरीय सभ्यता थी, भारत की प्रथम नगरीय सभ्यता थी। आदि नामों से सब इसको उद्घोषित किया जाता है। एक्चुअली केमिकल मेन से हमारी 20 वर्ष लेता है हड़प्पा सभ्यता के नाम लिखिए, तो ये थोड़ा सा हमको सब विवरण देने पड़ेंगे। नेक्स्ट हम लोग हमारे पास इतिहास जानने के सोर्सेस क्या है, तो हड़प्पा सभ्यता के इतिहास जानने के जो सोर्स हैं यानी स्रोत हमारे पास, और सिर्फ मात्र हमारे पास पुरातात्विक साक्ष्यों के आधार पर ही हड़प्पा सभ्यता का पूरा इतिहास लिखा गया है। हमारे पास साहित्यिक साक्ष्य तो उपलब्ध है, लेकिन अभी तक साहित्यिक साक्ष्य को पढ़ा नहीं जा सका है। साहित्यिक साक्ष्य या यहाँ की जो लिपि थी उसको पढ़ा नहीं जा सका है, और न पढ़ा जाने के कारण ही इसके बारे में यहाँ दर्शन क्या थे, यहाँ व्यवस्थाएं सबकी क्या थी, पढ़ा नहीं जा सका है, इसीलिए इसको हम आद्य ऐतिहासिक सभ्यता कहते हैं। अब थोड़ा सी बात आती है कि हड़प्पा सभ्यता का विस्तार कहां से कहां तक था। तो हड़प्पा सभ्यता का जो विस्तार था, तो इसके विस्तार के बारे में हम लोग यहाँ की सभ्यता का विस्तार कहां से कहां तक था। जैसे यहाँ पास हमने पूरे हड़प्पाई स्थलों के सबके नाम भी डाले थे कि कौन कहाँ हड़प्पा सभ्यता में स्थित था, तो कौन कौन से स्थल किस किस देश में आते हैं और किस किस प्रांतों में आते हैं, इनका सबका विस्तृत हमने इसमें आपको पीडीएफ भी डाला है। जैसे हड़प्पा सभ्यता पे हम लोग आ जाए कि हड़प्पा सभ्यता का विस्तार, हड़प्पा सभ्यता का विस्तार, ये सभ्यता कहा जाए तो पूरा जैसे आज का जो हमारा भारत है, सही मैप नहीं बन पा रहा है, चलिए समझने के लिए हो गया हमारे लिए। अब जैसे सबसे उत्तरीय स्थल हमको कहां से मिला है, तो मांडा से, मांडा है, और राजस्थान में तो कालीबंगा, और हड़प्पा
पंजाब में हड़प्पा स्थल हमको मिला है। वही सिंधु नदी के क्षेत्र में तो मोहनजोदड़ो, आमरी सिंधु क्षेत्र में ही, पीजी, कोटदेजी, चन्हू दड़ो। वहीं पास हमारे यहाँ गुजरात में कच्छ के रण में तो धौलावीरा, सुरकोटदा, लोथल और रंगपुर। और सबसे जो दक्षिणी स्थल है महाराष्ट्र में दायमाबाद, और सबसे पूर्वी स्थल तो आलमगीरपुर। और जैसे हरियाणा में 3 स्थल हमको मिले, मीताथल, काकड़ी और बनावली। ये हमको कहां से मिले हैं? तो हरियाणा से। पंजाब प्रांत में तो रोपड़ के प्रमुख स्थल मिले। सबसे पश्चिमी स्थल कहा जाए तो सूतका गेंडोर है बलूचिस्तान प्रांत में। सूतका गेंडोर और सूतका या सूतका, ये सब प्रमुख स्थल हमको मिले हैं। जैसे यहाँ पास हमने विवरण दिया है, पाकिस्तान सूतका गेंडोर, सूतका को, बालाकोट है, सिंध प्रांत में मोहनजोदड़ो, चंदगढ़, आमरी, पंजाब प्रांत में हड़प्पा और जलीलपुर, रहमान ढेरी, सब छोटी छोटी साइटें हैं। और वहीं पर पंजाब में तो रोपड़, संघोल और कोटरल, निहाल, हरियाणा में बनावली, मीताथल और राखीगढ़, जम्मू कश्मीर में मांडा और हुलास और बड़गांव मिला है। और जैसे हमको गुजरात में तो लोथल है, रंगपुर है, देसरपुर है, रोजदी है, मालवाड़ है, सुरकोटदा है, धौलावीरा, तो आदि सब स्थल मिले। महाराष्ट्र से दैमाबाद, राजस्थान से कलिबंगा, तो ये सब प्रमुख स्थल हमको प्राप्त हुए। अब इन सब स्थलों की प्रमुख क्या क्या विशेषताएं थी, इनको हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, यानी नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे। चलिए यहीं पास आज हम लोग इसको समाप्त करते हैं कि हड़प्पा सभ्यता का विस्तार कहां से कहां तक था। थोड़ा सा ये बस जान लें, इसका जो पश्चिमी पूर्वी स्थल थोड़ा सा पूछ लिया जाता है आपसे क्वेश्चन में, तो वह फैक्चुअल हमको जानकारी 16 से होनी चाहिए। जैसे इसका जो पूर्वी पश्चिमी स्थल कहा जाए, साउथ, वेस्ट और ईस्ट, तो मांडा सबसे इसकी उत्तरीय स्थल था। कहां? तो अखनूर डिस्ट्रिक्ट, जम्मू एंड कश्मीर में, जेके में। और आलमगीरपुर सबसे इसकी हमारी पूर्वी साइड, आलमगीरपुर, ये उत्तर प्रदेश के मेरठ डिस्ट्रिक्ट में आता है, उत्तर प्रदेश के मेरठ जिला। वहीं जो सूतका गेंडोर सबसे कहा जाए तो सूतका गेंडोर है, ये पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में है, बलूचिस्तान प्रांत में स्थित है। वहीं सबसे साउदर्न स्थल कहा जाए या सबसे साउदर्न जो साइट है ये दायमाबाद है, ये अहमदनगर जिला, महाराष्ट्र है। तो ये सब प्रमुख हमारी साइट है। करीब लगभग कहा है इसका क्षेत्रफल कैसा था, ये क्षेत्रफल को थोड़ा सा याद रखिएगा। इसका जो क्षेत्रफल है पूरा, जो विस्तार हम लोग पढ़ रहे थे, तो क्षेत्रफल में हम देखा है इसका क्षेत्रफल कैसा है, त्रिभुजाकार है। और इसका क्षेत्रफल तो 12,99,600 वर्ग किलोमीटर पूरी सभ्यता फैली हुई थी। तो एक आकार मान लीजिए पूछा जाता है, तो आकार इसका त्रिभुजाकार था। और मान लीजिए पूछा जाता है हमसे कि क्षेत्रफल कितने क्षेत्रफल में फैली हुई थी, तो यह सभ्यता 12,99,600 वर्ग किलोमीटर में पूरी सभ्यता फैली हुई थी। अब इसका विस्तृत विवरण हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में या नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो आप लोग अच्छे समझ में आया होगा हम मानते हैं। अब आगे हम लोग फिर मिलेंगे। धन्यवाद।